पार्टी के काफ़ी सीनियर नेताओं का फ़ोन आया था, उनसे बा नरपत सिंह राजू को जब से टिकट मिला, जब से आज दिन तक मेरी कभी बात नहीं हुई। 2024 में हम वापस मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। मैंने कभी मंत्री बनने की बात नहीं सोची, मैंने तो कभी एमएलए बनने की बात भी नहीं सोची थी। आज हमारे साथ है चित्तौड़ से विधायक चंद्रभान सिंह आख्या जी। एक तो सर सबसे पहले आपको जीत की बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस बार आप भाजपा से चुनाव नहीं लड़े हैं, अब भाजपा के बागी बन के आपने चुनाव लड़ा है, तो कैसा लगा? वास्तव में निर्दलीय चुनाव लड़ना बहुत टिपिकल है और यहाँ की चित्तौड़गढ़ की जनता ने सोच लिया था कि टिकट नहीं मिलने के बाद कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चित्तौड़गढ़ की जनता ने यहाँ मिलकर चुनाव लड़ा था। बहुत टिपिकल चुनाव था, बहुत हार्ड चुनाव था, पर वहाँ की जनता ने स्वाभिमान के लिए वहाँ चुनाव लड़े थे और स्वाभिमान की वहाँ जीत हुई है और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और वहाँ की जो विकास डेवलपमेंट जो काम बाकी है उनको हम मिलकर उन कामों को करेंगे। जिस दिन नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़ से टिकट मिला, तो फिर आपके मन में क्या विचार आया? नरपत सिंह जी राजवी को टिकट मिलने के बाद वहाँ की जनता में जो मचत होड़ सी मची थी, एक उथल-पुथल सी हुई थी। उन लोगों के मन में ये था कि वास्तव में जो आदमी हमारे साथ रहता है, साथ उठता-बैठता है, रेगुलर 10 साल तक हमारे बीच में काम किया है, उसको टिकट नहीं मिलने पर नरपत सिंह राजवी बाहरी प्रत्याशी हैं, उनको टिकट मिलने का काफ़ी विरोध हुआ था। विरोध होने के बाद उनकी वहाँ चुनाव लड़ने पर उनकी ज़मानत जब्त हुई थी और बहुत बुरी पोज़ीशन उनकी हुई है। आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा कहती है हमारी पार्टी अनुशासित है, अनुशासन में रहती है। लेकिन फिर भी आपने पार्टी का अनुशासन तोड़ा और आप निर्दलीय चुनाव लड़ा, ठीक है। तो कहीं पार्टी से फ़ोन आया होगा आपके पास? वहाँ का चुनाव वास्तव में पार्टी भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, पर कोई अगर कोई चूक होती है, तो उसकी चूक की पूर्ति भी जनता करती है। तो भारतीय जनता पार्टी से कोई छोटी-मोटी चूक हुई है, उसकी पूर्ति वहाँ जनता ने करी है। अगर मैं वहाँ से चुनाव लड़ता तो 100% वहाँ से कांग्रेस जीतती। इसलिए वहाँ जनता ने मुझे वहाँ जिताया है और जनता ने वहाँ चुनाव लड़ा है। अगर मैं चुनाव नहीं भी लड़ता, तो भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती थी, क्योंकि नरपत सिंह राजवी की वहाँ वो इमेज नहीं थी, वो चुनाव वहाँ से जीत जाए। इसलिए वहाँ की जीत आम जनता की जीत है और वहाँ की जनता ने चुनाव लड़ा है और आम जनता ने चुनाव लड़ा है और शेर से एक तरफा जीत मिली। जनता ने कहा कि चंद्रभान जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। जब आपने घोषणा करी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, तब राष्ट्रीय स्तर के नेता जैसे अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार ये फ़ोन किया है आपको, फिर भी आप नहीं माने। आया था क्या फ़ोन? पार्टी के काफ़ी सीनियर नेताओं का फ़ोन आया था, उनसे बातचीत हुई थी। बातचीत होने के बाद वहाँ की जनता ने सोच लिया था कि चंद्रभान जी आपको चुनाव लड़ना है, आपको नाम मात्र का फ़ॉर्म भरना है, चुनाव जनता हम लोग लड़ेंगे। पर जनता के जब 10 साल तक उस जनता ने मुझे आँखों पे बिठाया, सिर पे बिठाया और जनता ने वहाँ 10 साल तक मुझे एमएलए रखा है और वहाँ पार्टी का टिकट दिया है, तो देने के बाद वो जनता मेरे साथ खड़ी रही है और आज जनता की मन की अपोज़िट में नहीं जा सकता था, इसलिए मैं जनता के साथ रहा हूँ और जनता के कारण वहाँ का चुनाव लड़ा हूँ और वहाँ की जनता ने वो चुनाव जीता है और एक तरफ़ा चुनाव हम लोगों ने जीता है। राजस्थान के भाजपा के अभिभावक इस समय पेरेंट्स तो सीपी जोशी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी चित्तौड़ से सांसद हैं। उनका उन्होंने मान मुनव्वल करी कि आपको मनाया क्या? जब आप निर्दलीय का नामांकन भर दिया? बातें तो हुई थी, पर उस बात को वहाँ की जनता मानने के लिए तैयार नहीं थी। जनता ने वहाँ की जनता ने नहीं माना और जो आम जनता वहाँ चुनाव लड़ने की शुरू से मानसिकता बना ली थी। इसलिए भले कोई भी फ़ोन करे, कोई भी बात करे, पर वहाँ की जनता मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए वरना होता तो मैं भी चुनाव नहीं लड़ता, पर वहाँ की जनता ने चुनाव लड़ लिया था। मेरा टिकट कटने के बाद मेरा खुद की मानसिकता थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूँ, कोई बात नहीं, पार्टी का, संगठन का काम लोग काम करेंगे। पर इस वहाँ की जनता के सोचने के कारण वो जो चुनाव मुझे मजबूरी में लड़ना पड़ा और वो वहाँ का चुनाव मैं लड़ा हूँ। सीपी जोशी चित्तौड़ से सांसद है। जब आपका टिकट कटा तो आपने आरोप लगाया था कि मेरा टिकट सीपी जोशी ने कटवाया है, क्योंकि वो मेरे प्रतिद्वंदी हैं। जब गरम-गरम बातें होती है, गुस्सा होता है, तो इस सब तरह की बातें होती है। पर अब कहीं न कहीं उन बातों को हम लोग मिल के ख़त्म करिए और मिल के हम उन बातों को ख़त्म करना चाहेंगे और पार्टी संगठन में हम मिलकर काम करना चाहेंगे, तो पुरानी बातों को छोड़कर नई सीरियल पे चलने की कोशिश करेंगे। भैरव सिंह के दामाद नरपत सिंह राजवी चुनाव लड़ा आपके सामने उन्होंने भाजपा से। उन्होंने भी आपसे अनुनय विनती करी क्या? जब आप नामांकन भरने से पहले? नरपत सिंह राजू को जब से टिकट मिला, जब से आज दिन तक मेरी कभी बात नहीं हुई।
उन्होंने कभी बात करने की मुझे कोशिश नहीं करी और मैंने कभी उनसे बात नहीं करी। कहीं न कहीं वो बात बात का भी घेप रहा। अगर नरपत सिंह जी राजू जी कहीं मेरे से बात करते, तो हो सकता था कहीं बात बैठकर समझौता करने की बात हो सकती थी, पर नरपत सिंह राजू ने मेरे से कभी बात नहीं करी। अब भाजपा में आपकी घर वापसी हो गई है, क्योंकि आप दिल्ली जाके जेपी नड्डा से मिले हैं, तमाम केंद्रीय नेताओं से आप मिले हैं। कैसा लग रहा है? वास्तव में केंद्रीय नेतृत्व से पहले भी मिला हूँ, अभी भी मैं मिला हूँ और कहीं न कहीं पार्टी के बारे में 2024 के बारे में हम लोगों ने बात करी है कि 2024 में हम वापस मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएँ और हमारी राजस्थान की जो सीटें हैं, 25 में से 25 सीटें हम कैसे जीतें और पार्टी को आगे कैसे बढ़ाएँ, इस बारे में चर्चा हुई है। क्योंकि मोदी जी को हम आदर्श मानकर हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव की बातें करते हैं, क्यों मोदी जी ने देश को खूब दिया है, खूब बड़े-बड़े काम किए हैं। राम मंदिर का मामला जो हज़ारों साल पुराना उलझा हुआ था, वो आज वो मामला भी सोल्व हुआ है। धारा 370 का सोल्व हुआ है, ट्रिपल तलाक का सोल्व हुआ है और काफ़ी बड़े-बड़े काम उन मोदी जी ने किए हैं। उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए 2024 में हम वापस उनको प्रधानमंत्री बनाएँ, उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी बातें करी है और हम वापस 2024 में 25 में से 25 सीट जीत लेंगे। आपके जवाब बड़े लाजवाब हैं। मेरा एक और आपसे सवाल है, जिस दिन 3 दिसंबर को परिणाम आया और आपने बम्पर जीत दर्ज करी, उसके बाद किस-किस का फ़ोन आया राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का? देखो शुभकामनाएँ सब लोगों ने मैसेज किए थे, काफ़ी ने मेल किए थे, काफ़ी सब लोगों ने शुभकामनाएँ दी थी और सभी जो हमारे नेता हैं, सब लोगों ने शुभकामनाएँ देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, इस प्रकार की बातें हम लोगों को हुई थी। जब चित्तौड़ से आप दिल्ली जा रहे थे, वहाँ अपने आपने जेपी नड्डा से मुलाकात करी, तो उस मुलाकात में जेपी नड्डा ने क्या कहा? बस यही है, शुभकामनाएँ दी है और आगे पार्टी को मिलकर सबको साथ लेकर काम करने की बात हुई है। 2024 में मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाने की बात हुई है कि हम 25 में से 25 सीटें कैसे जीतें, एक साथ मिलकर हम काम करें, इस बारे में चर्चा हुई। आपने अपनी तरफ से क्या बताया जेपी नड्डा जी को फीडबैक में? नहीं, ऐसा कुछ फीडबैक वाली कोई बात नहीं हुई थी। भई हमने कहा था कि हम बेशर्त हम समर्थन दे रहे हैं पार्टी को और दोनों डबल इंजन की वापस यहाँ की सरकार और वहाँ की सरकार मिलकर हम विकास डेवलपमेंट कैसे करें, जनता की युवाओं के साथ जो पहले खिलवाड़ हुआ था कांग्रेस सरकार में, वो पेपर लीक नहीं हो, युवाओं की सोच करके, यहाँ के खेलों के बारे में सोचकर हम आगे बढ़ाएँ और 2024 में वापस प्रधानमंत्री बनाएँ, उस बारे में ज़्यादातर चर्चा हुई थी। आप बीएल संतोष से भी मिले हैं वहाँ पे। बीएल संतोष से आपने क्या मंत्री बनने की कुछ बात रखी क्या आपने कि भई मैं मंत्री बनना चाहता हूँ? मैंने कभी मंत्री बनने की बात नहीं सोची। मैंने तो कभी एमएलए बनने की बात भी नहीं सोची थी। फिर ठीक है, पार्टी ने पहले मेरे को टिकट दे दिया 2 बार, तो पार्टी से जीत गया और अभी जनता ने सोच लिया कि हमको वापस एमएलए बनाना है, इसलिए जनता की सोच के कारण वापस मैं एमएलए बना हूँ और मंत्री की ऐसी कोई बात नहीं है। जनता के कारण मैं बना हूँ, तो इस प्रकार की कोई मंत्री वाली बात नहीं हुई। हम तो संगठन के आदमी हैं। पुराने टाइम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लंबा काम किया है, संगठन का काम हम लोगों ने किया है, तो ऐसी कोई सोच नहीं है हम कुछ बनने की। जो भी पार्टी काम देगी उस काम को हम आगे बढ़ाएँगे। सर मेरा एक और आपसे सवाल है कि मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन बनेगा? देखो यहाँ राजनाथ सिंह जी पधार रहे हैं, पर्यवेक्षक बनकर सब एमएलए को पूछेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और उस बात का खुलासा ऊपर वाले ही कर सकते हैं, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। केवल कयास लगाए जा रहे हैं, वो बन जाएगा, वो बन जाएगा, पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत नेतृत्व है। यहाँ बातचीत करके जो भी नेतृत्व ऊपर वाला करेगा, उसको हम सर्वमान्य करेंगे। क्योंकि अब घर वापसी हो गई है आपकी वापस, आपसे भी पूछा तो जाएगा, पर्यवेक्षक पूछेंगे आपको, फ़ोन से पूछेंगे या किसी के मार्फत भेजेंगे आपको कि चंद्रभान सिंह आख्या जी का क्या विचार है? किसको समर्थन कर रहे हैं? आप किसको समर्थन करेंगे? जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व जो डिसीजन करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व के आधार पर हम चलने वाले लोग हैं, संगठन के आदमी हैं, जो भी ऊपर वाला जो करेंगे, उसके साथ हम लोग करेंगे। अच्छा, मेरा अब एक और अब काम की बात करते हैं अपन, क्योंकि इस बार चित्तौड़ की जनता ने आपको सर आँखों पर रखा है। तो इस बार चित्तौड़ के लिए क्या विज़न रहेगा आपके लिए? वो तो भी वो विज़न बताइएगा जो 100 दिन के अंदर आप करेंगे, क्योंकि 2 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है लोकसभा की, ठीक है? तो 100 दिन के अंदर आप ऐसा क्या करिश्माई काम करेंगे? वो वास्तव में युवाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, युवा बेरोजगार काफ़ी हैं, उसकी तरफ से हम पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए चित्तौड़गढ़ में बात करेंगे कि चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है, किला है,
वो वास्तव में काफ़ी डेवलप हो सकता है, उसके पर्यटक बढ़ते हैं और वहाँ की 3 स्टार 5 स्टार होटलें नहीं है, वो होटलें बढ़ें, वहाँ पर्यटक दृष्टि से हम और क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, युवाओं को इस फैक्ट्रियों में, जिंक में, क्योंकि एक सीमेंट का हब सा है चित्तौड़, तो युवा बेरोजगारों को कैसे वहाँ नौकरी मिले, उसके लिए हम चर्चा करेंगे और पर्यटक दृष्टि से हम चर्चा करेंगे और जो रोड पानी के लिए जो पानी की दिक्कत है पूरी विधानसभा में या चित्तौड़गढ़ जिले में, उसको पानी की समस्या जो चंबल का पानी वो जल्दी आए और हम घर घर नल पहुंचाएं, उसका है रोड डेवलपमेंट का काम करेंगे और शिक्षा की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ हब कैसे बने, उसके लिए हम चर्चा करेंगे। एक और मेरा आपसे सवाल है, जीत के बाद सीपी जोशी का फ़ोन आया क्या? ऐसा फोन तो नहीं आया पर ठीक है, बातचीत हुई नहीं है, फोन आया नहीं है, पर ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हम लोगों की बात हुई है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी बात हुई है। तो मेरा एक और आपसे सवाल है जो लीक से हट के है। कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक, बेरोजगारी और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं, ठीक है? तो इस बार आप निर्दलीय हैं, तो विधानसभा में आप किस तरह का पहली विधानसभा सत्र चलेगी, तो पहला सवाल आपका क्या होगा? युवा जो नौकरी युवाओं को नौकरी मिले, वो प्रायोरिटी पे जो पद खाली हैं, उसके एग्ज़ाम जल्दी हो, ईमानदारी से पेपर हो और वो लगे और युवा बेरोज़गारों को भत्ता कैसे मिले, उनको युवाओं को खेल के बारे में आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, युवाओं के बारे में काफ़ी सोचने की, समझने की ज़रूरत है और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए, वो अत्याचार यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसे जो बदमाश लोग हैं, उनको इलाज हो और बंद हो, इस तरह की कानूनी कार्रवाई हो, सख्त-सख्त कानून बने और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब थोड़ा पार्टी संगठन की बात करता हूँ भाजपा की। जब आप जेपी नड्डा से मिले, बीएल संतोष से मिले क्योंकि वो संगठन महामंत्री है, तो उनसे आप क्योंकि आपके साथ इस बार चुनाव में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो साथ में खड़े रहे। तो क्योंकि अब थोड़ा-सा अलग उनके सामने एक दिक्कत हो गई है कि वो भाजपा से उन्होंने बगावत करी है, चित्तौड़ के अंदर। तो इस बार उन पदाधिकारियों को कैसे शिफ्ट करने का आपने कुछ किया क्या? बातचीत करी क्या वहाँ पे? मेरे से ज़्यादा मेरे कार्यकर्ताओं की चिंता है, क्यों एक फ़ौज सी है। क्योंकि जब मेरे को 1 लाख वोट दिए हैं उन लोगों ने, तो सभी जितने भी पूर्व एमएलए हैं, पूर्व नगरपालिका चेयरमैन हैं, यूआईटी चेयरमैन हैं, पूर्व प्रधान हैं, सरपंच हैं, पंचायत सदस्य हैं, जिला परिषद है, वर्तमान प्रधान हैं, काफ़ी लोग कार्यकर्ता जो साथ थे, उनका वापस जब भी पार्टी में आने का होगा, हम एक साथ पार्टी में आएँगे और एक साथ काम करेंगे। इसलिए उन कार्यकर्ताओं की चिंता है क्योंकि उन कार्यकर्ताओं ने मेरे पे विश्वास किया और आँख मीच कर मेरे साथ कुएँ में कूदे हैं। तो उन कार्यकर्ता के बारे में मैं पहले सोचकर उनको पार्टी की लाइन में लाऊँ या उनके साथ कैसे कर सकता हूँ, उनके साथ खड़ा रहूँगा। नहीं, मैं ये बात जो सवाल मेरा था कि आपने उन संगठन महामंत्री के वहाँ बात रखी क्या कि भई उन लोगों को भी कुछ ज़िम्मेदारी मिलनी चाहिए, उनको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए? जो भी मुख्यमंत्री बन जाए, उसके बाद में बैठ के हम चर्चा करेंगे और जो भी ये सरकार बन जाए, कैबिनेट बन जाए, उसके बाद में बात करने की बात करिए, तो उसके बाद में हम बात करेंगे। एक और मेरा सवाल है, आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, एक इंजन राजस्थान का, दूसरा इंजन दिल्ली का। तो कौन से इंजन के ऊपर सवार होंगे आप ये बताइए पहले? देखो, जब संगठन की बात आती है, दोनों दोनों सरकारें हैं, साथ मिलकर काम करेंगे, डेवलपमेंट का केंद्र से भी पैसा आएगा, राजस्थान से भी पैसा लगेगा, डबल इंजन की सरकार होगी तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा क्योंकि जब भी पहले वसुंधरा जी के टाइम पे दोनों सरकारें थी तो विकास डेवलपमेंट हो पाया, 5 सालों में दोनों सरकारें एक साथ नहीं थी, विकास डेवलपमेंट नहीं हो पाया और अब की बार दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, तो विकास डेवलपमेंट का मज़ा आएगा, लोगों के जो काम है वो होगा और धरातल पे जो पानी, बिजली जो समस्या है, उन सब समस्याओं को सोल्व कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चंद्रभान सिंह आखिया जी ने बताया कि हमको डबल इंजन की सरकार चाहिए और केंद्र में भी मोदी चाहिए, तो हम मोदी जी के लिए 2024 के लिए काम करेंगे, हम पार्टी को मजबूत करेंगे और मैं चित्तौड़ की जनता के लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उन्होंने सर आंखों पर रखा है। उनके लिए रोजगार हो, वहाँ की और भी जो सुविधाएं हैं, जो कमी है अस्पतालों की, शिक्षा की, उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज।